हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, तो हम लोग 10 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे फॉर अपकमिंग जेकेएस एग्जामिनेशन एज वेल एज अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स। दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चंस है ये हेल्पफुल होंगे काफ़ी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट्स ले सकें। ये जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी इनकी क्वालिटी है। और अगर जैसे आपने पिछली बार अगर प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा जेकेएस का, तो काफ़ी मुश्किल पेपर आया था। तो फ्रेंड्स, इस बार सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो कंपटीशन कट थ्रोट होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी हेल्प करेंगे आगे इसको क्रैक करने के लिए, प्रीलिम्स को। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट इट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। सो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इज Consider the following statement with reference to Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, जिसको हम BIMSTEC भी कहते हैं। So the first statement is this organization came into force through Bangkok Declaration 1997. Second, the members of BIMSTEC include Bangladesh, India, Myanmar and Thailand only. Third, the member countries of the BIMSTEC constitute more than 50% of the world's GDP. Which of the statements given above is correct? A. Only 1, B. 2 only, C. 1 and 2, or D. 1, 2 and 3. तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा इट्स ए। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, विच इज़ वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। बाकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत हैं? चलिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो बिम्स्टेक है इट स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1997 विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट। दोस्तों, बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज़ हैं। तो इसका बस याद कैसे रखना है इसको, देखिए बिम्स्टेक में कितने शब्द हैं फ्रेंड, लेटर्स हैं, वर्ड 7, तो इसलिए 7 ही कंट्रीज़ हैं। ये जो इसके अंदर ही हमको पता चल जाता है कि कौन कौन सी कंट्री है। बी से दोस्तों आ जाएगा बांग्लादेश, भूटान। आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और बस आपको नेपाल याद रखना है क्योंकि 6 वर्ड्स तो ये हो गए ना। बी से भूटान और बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और आपको बस याद रखना है नेपाल का। तो इसलिए दोस्तों इसमें 7 कंट्रीज़ हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में। और बिम्स्टेक अकाउंट फॉर अबाउट 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फर्स्ट, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड, it is imposed on both manufacturer and seller of goods as well as suppliers of services. Third, for tax collection, it is divided into 4 tax slabs. So which of the above statements are correct? Only 1, only 2, all 3, or D, none. तो दोस्तों यहाँ पे से 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, बट इट थर्ड वन इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट 4, इट इज़ रादर 5 टैक्स स्लैब्स हैं हमारे जीएसटी में। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली तो सही है, जेनरिक स्टेटमेंट है। 1 जुलाई 2017 में आया था ये 101st अमेंडमेंट एक्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अंडर ये आया था जीएसटी। इट इज़ इम्पोज बोथ ऑन मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लायर सर्विसेज। फॉर टैक्स कलेक्शन इट इज डिवाइडेड 5 टैक्स स्लैब। तो स्लैब कौन से हैं दोस्तों? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। फर्स्ट, proportional taxation has fixed rates for every level of income or production. Second, regressive taxation has increasing rates of tax for increasing value or volume on which the tax is being imposed. Progressive taxation has decreasing rates of tax for increasing value or volume on which the tax is being imposed. How many of the above statements are correct? Only 1, only 2, all 3, D, none. तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और वो कौन सी स्टेटमेंट है? पहली, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन हैज़ फिक्स्ड रेट फॉर एवरी लेवल ऑफ इनकम। दोस्तों, जो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है इट डज नॉट मैटर आपकी इनकम कितनी है। अगर किसी पे 5% टैक्स लगेगा, अगर सपोज हमारे अंबानी जी अगर 5% टैक्स दे रहे हैं, और अगर एक रिक्शा पुलर है वो भी 5% टैक्स देगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि बिस्किट मैं लूँ या कोई भी ले, इसके ऊपर जो टैक्स है, सपोज अगर 5% टैक्स है तो मैं भी 5% टैक्स दूंगा, और अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी 5% टैक्स देंगे। तो दोस्तों इसलिए
प्रोपोर्शनल टैक्स हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन ये जो दो स्टेटमेंट है सेकंड और थर्ड, ये दोनों गलत है। इनका कारण क्या है, इन्होंने इसका उल्टा दे दिया है। प्रोग्रेसिव यहाँ पे आएगा और रिग्रेसिव यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वो टैक्स होता है विच हैज़ इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच द टैक्स इज बीइंग इम्पोज। सपोज अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है और आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन रिग्रेसिव इसके उल्टा होता है। अगर आपकी सैलरी कम हो रही है दोस्तों तो आपका टैक्स बढ़ेगा। ये रिग्रेसिव की इन द डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। 3 methods of taxation है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दिस मेथड हैज इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच टैक्स इज बीइंग अपोज। ठीक है दोस्तों, जो हमने पढ़ा रिग्रेसिव टैक्सेशन इसका उल्टा होता है। दिस इज जस्ट ऑपोजिट द प्रोग्रेसिव मेथड हैविंग डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच टैक्स इज बीइंग इम्पोज। बाकी प्रोपोर्शन हमने पढ़ा, इसका फिक्स रेट होता है दोस्तों, डज नॉट मैटर कौन दे रहा है कौन नहीं, इसका रेट जो है फिक्स होगा टैक्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल्स की उन्होंने एप्लीकेशन पूछी है। ए बुलेट प्रूफ जैकेट, बी फिशिंग नेट, सी आर्टिफिशियल टफ्स इन स्पोर्ट, 4 मेडिकल इम्प्लांट, 5 एयरलाइन डिस्पोजेबल्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 2 3 4 5, बी 3 and 4, सी 1 to 4, डी 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये सारे ही हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, ये 5 1 2 3 4 and 5 all of these are examples of the technical textile. Let's look at the explanation part of it. दोस्तों टेक्निकल टेक्सटाइल्स are defined as textiles material and products used primarily for their technical performance and functional properties rather than aesthetic or decorative characteristics. ठीक है दोस्तों, they are manufactured using natural as well as man-made fibers. These fibers exhibit enhanced functional properties like higher tenacity, यानी कि easily bend हो सकती है, fragile नहीं होती, easily bend वगैरह हो सकती, किसी भी शेप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती हैं जो। एक्सीलेंट इंसुलेशन होता है इनका, इम्प्रूव थर्मल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, हैंस दिस फाइबर फाइंड एप्लीकेशन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन। टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, with reference to the Kailashnath temple situated at Ellora, consider the following statement. First, it is rock cut shrine within a rectangular court built in Nagara style. ठीक है दोस्तों। Second, it features sculpture representation of both Shiva and the Vishnu. Third, it is UNESCO World Heritage Site. तो दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा? 1 only, 1 and 3, 2 and 3 और डी 1 2 3। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी 2 and 3। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? लेट्स लिक द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ इट। दोस्तों जो कैलाशनाथ टेम्पल था इलोरा में बना है, ये राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा 1 ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये द्रविड़ा बिल्डिंग है। देखिए क्वेश्चन हमको दिया था नगारा स्ट्रक्चर, ये नगारा नहीं है बल्कि ये द्रविड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, द्रविड़ा स्ट्रक्चर दोस्तों साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं। देखिए द्रविड़ा जो स्ट्रक्चर थे पाल्लवास के टाइम स्टार्ट हुए थे और चोलास के टाइम अपनी कल्बिनेशन पे रीच किए गए थे। ठीक है, लेकिन जो हमारे हैं नगारा स्टाइल, नगारा आर मेड इन द नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ा वर्ड इन द साउथ इंडिया एंड जो सेंट्रल इंडिया था वहाँ से हौसलिया था। दिस वर इंस्पायर्ड फ्रॉम बोथ नगारा एज वेल एज द्रविड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए इट इज़ कंप्लीट द्रविड़ा बिल्डिंग विद नंदी श्राइन्स इन द टेम्पल इज डेडिकेटेड शिवा, ए गोपुरम लाइक गेटवे सराउंडिंग क्लॉइस्टर, सब्सिडियरी श्राइन, स्टेयर केसेज एंड एन इम्पोजिंग टावर और विमाना राइजिंग टू द 30 मीटर्स। ठीक है दोस्तों ये जो मैक्सिमम टेम्पल है ये शिवा का है, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको विष्णु जी की रिप्रेजेंटेशन भी मिलती है। देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है हमारा ये कृष्णा टेम्पल। इट वाज डिक्लेयर्ड आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। ये देखिए दोस्तों ये है हमारा कृष्णा टेम्पल, राष्ट्रकूटा टेम्पल, सॉरी। देखिए दोस्तों अगर इसके आगे पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों ये पहाड़ है पूरा, तो इसको कितनी ब्यूटीफुल टेक्निक से बनाया होगा, यानी कि ऊपर पहाड़ होगा बिल्कुल चीजल से, किस टेक्नोलॉजी से बनाया कि इसको पहाड़ से ऊपर से काटते काटते इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा टेम्पल बनाया है। अगर इसकी आप देखिए दोस्तों ये कितना फाइन इंट्रिकेट कार्विंग कितनी ब्यूटीफुल की है दोस्तों। मैं तो पर्सनली मानता हूँ इट शुड बी वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 18 साल में ऐसा मंदिर बनाना इट सीम्स इम्पॉसिबल। दोस्तों देखिए कितना ब्यूटीफुल मंदिर बनाया है, ये इलोरा में है और इसी को हम राष्ट्रकूटा टेम्पल कहते हैं, यानी कि कैलाश टेम्पल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, which one of the following is not the most likely measure the government or RBI takes to stop the slide of the Indian rupee? A. Curbing imports of non-essential goods and promoting exports. B. Encouraging Indian borrowers to issue rupee-denominated masala bonds. C. Easing conditions relating to external commercial borrowing. D. Following an expansionary monetary policy. तो दोस्तों क्या सही आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इट्स डी, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी।
क्या एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी दोस्तों। जो पहला ऑप्शन है, दिस वुड हेल्प कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट्स एंड दर्स द डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, ठीक है। ऑप्शन बी मसाला बॉन्ड, दोस्तों ये जो मसाला बॉन्ड होते हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल मार्केट में इशू की जाए, यानी कि नॉट इन इंडिया बट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल कंट्री जैसे वेस्ट हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे मसाला bonds were brought into curb slide of the rupee since the borrowing is rupee denominated and does not put pressure on the currency through borrowing dollars. Option C, easing external commercial borrowings will lead to the higher borrowing abroad and would temporarily bridge the deficit of the forex in India, preventing the slide of the rupee. तो दोस्तों ऑप्शन डी आंसर था हमारे पास। एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि वो पॉलिसी होती है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई का है वो कम करती है, जिसकी वजह से बोरोअर्स को मतलब बोरो करना, मनी करना काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। एंड एक्सपेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी में लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट एंड दस फ्लाइट ऑफ द फॉरेन कैपिटल फ्रॉम द इंडिया, क्योंकि फॉरनर्स को कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं अगर इंटरेस्ट कम हो गया उनका, ठीक है, वो लॉस में चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो फॉरेन कैपिटल है वो इंडिया से स्विच करके कहीं और चली जाती है, यानी कि बाहर वो मार्केट देखते हैं, ठीक है। आल्सो सच ए पॉलिसी में फ्यूल इन्फ्लेशन एंड हायर इम्पोर्ट्स थ्रू हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फर्दर कास्ट ऑफ द स्लाइड ऑफ द रुपी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड वॉज नॉट मेड बाय द मुस्लिम लीग अंडर इट्स दिल्ली प्रपोजल्स। ए, फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बी, 1/3 of the representation to Muslims in the provincial legislative assembly. C, representation to Muslims in Punjab and Bengal in proportion to the population. Or D, joint electorate in place of separate electorate with reserved seats for the Muslim. दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1/3 representation to Muslims in the provincial legislative assembly. It was not provincial legislative assembly, rather it was the central legislative assembly. क्या था दोस्तों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, इट वॉज नॉट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों दिल्ली प्रपोजल क्या थे, 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी थी विच वॉज मेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इन ये जो 1928 में जो रिपोर्ट बनी थी, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी लीडर जो थे वो दिल्ली में मीट किए थे, और उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम लीग्स की कुछ प्रपोजल हैं वो भी आप नेहरू रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाए। तो ये जो प्रपोजल थे इसको मद्रास सेशन में मिला, 1927 में आए थे, उनको दिल्ली प्रपोजल मिला था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या थे, पहला था कि जॉइंट इलेक्टोरेट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट फॉर द मुस्लिम के रिजर्व सीट होनी चाहिए, ठीक है। बी, 1/3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इट्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्या था, रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। फोर्थ वाज फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, सी नीति आयोग, और डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स डी, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ये पब्लिश किया जाता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CRIDA इन इंडिया इज नोन टू डेवलप ए यूनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम नोन एज द फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। पहली है, इट इज़ मैंग्रोव वेटलैंड इन ओडिशा इंडिया, ठीक है। सेकेंड, इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। थर्ड, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द 2 प्रोमिनेंट एस्चुरीज। तो दोस्तों कौन सा सही आंसर होगा इनमें, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और डी नन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि सेकंड वाली सही है, थर्ड वाली सही है, बट फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज दिस पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इज नॉट इन द ओडिशा बट इट इज़ इन तमिलनाडु, TN। ऑलराइट, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, जैसे हमने बताया कि ये जो वेटलैंड है इट इज़ इन तमिलनाडु, साउथ इंडिया में, ठीक है, नॉट इन द ओडिशा। तो जो पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट, पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड बिटवीन 2 प्रोमिनेंट एस्टुरीज, द वेलार एस्टुरी इन द नॉर्थ एंड कोरेलून एस्टुरीज इन द साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन बारखेन की बात चल रही है, बताइए ऑपरेशन बारखेन विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एन एंटी पायरेसी ऑपरेशन इन इंडियन ओशन ओरिजिन, बी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन all the Sahel region countries of Africa, C evaluation program for the recent earthquake in Turkey, or is it D an operation to send counter terrorist force in the Afghanistan। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों इट्स बी, इट्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन ऑल ऑफ द साहेल रीजन कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों।
ऑपरेशन बारखेन था, इट वाज दोस्तों ऑपरेशन बारखेन एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था विच वाज साहिल रीजन माली का, वहाँ पे लॉन्च किया गया था अगस्त 2014 में बाय फ्रांस के द्वारा। ठीक है, ये ऑपरेशन ऑथराइज किया गया था UNSC के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि ये जो चैनल है आपकी एजुकेशन में वैल्यू इनपुट कर रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा काम करने के आपके लिए। और अगर आपका रिस्पॉन्स दोस्तों अच्छा मिलता है तो धीरे धीरे मैं और भी सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट करवाऊंगा इस पर, राइट फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री टू अदर टॉपिक जो मेंस के रहते हैं वो सारा कंप्लीट करवाऊंगा। दोस्तों फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे।